क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण, उनके त्यागपत्र का कारण नीट पेपर था या फिर नई शिक्षा नीति? वो शिक्षा नीति जो धर्मेंद्र प्रधान 2023 में लेकर आए, वो शिक्षा, वो नए सुधार, वो नए बदलाव जो धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा में किए, क्या वो थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण? ये क्या वो थे उनके त्यागपत्र के कारण? या फिर जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, वो था? आखिर क्या था मुख्य कारण जिसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? लोगों को लगता है नीट, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो दूसरी तरफ इशारा करती हैं। अगर सिर्फ पेपर लीक की बात थी तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर दोबारा हुआ, रीनीट एग्जाम हुआ, लोगों ने उसको पास किया और लोगों ने काउंसलिंग करवाना भी शुरू कर दिया है। और रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट आया उससे भी लोग जो है वो पूर्ण रूप से सहमति जताई लोगों ने, लोग उसके साथ खड़े हुए। लेकिन क्या जंतर मंतर पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग आंदोलन कर रहे थे, वो नीट के स्टूडेंट थे या फिर कोई और? अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर नीट के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे उठे। उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, कुछ लोगों को उमर खालिद को आज़ाद कराना चाहिए था, जिनका नारा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर जो है नेक, जो चिकन नेक है उसको काट के अलग कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे थे। या फिर जो किसी धर्म विशेष को लेकर, क्योंकि एक धर्म पर बराबर टिप्पणी होती जा रही थी, वो था सनातन और हिंदू धर्म। लेकिन दिक्कत ये नहीं, क्योंकि धर्म पर बोलना आम बात है, यहाँ होता ही रहता है। लेकिन जब कोई बदलाव आता है, कोई ऐसा बदलाव जो लोगों की सोच को बदलने लगे, तब दिक्कत का विषय हो जाता है। शायद वही धर्मेंद्र प्रधान के भी त्याग पत्र का कारण बना। धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति लागू की, जबकि हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो 6, 7, 8 ये 3 क्लासेस थी, 3 क्लासेस का अलग-अलग डिपार्टमेंट था, जिसमें 6th क्लास में हम पढ़ते थे प्राचीन जो इतिहास है वो, जो 7th क्लास था उसमें हम मध्य इतिहास पढ़ते थे, 8th क्लास में हम मध्य से थोड़ा पहले का और आधुनिक इतिहास पढ़ते थे। वहीं पर अब इसमें फेर-बदल करने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली जा चुकी हैं। जैसे कि जो मुगलों को अच्छा दिखाने का एक रीति-रिवाज आया था, जो विदेशी आक्रमणकारियों को अच्छा दिखाने का, अच्छा प्रदर्शित करने का जो एक नियम बना लिया था हमारे शिक्षा ने, उसको बदला धर्मेंद्र प्रधान ने और दी नीति का मतलब एक नया शिक्षा का दौर जो इससे बिल्कुल अलग था। जैसे ही आप कक्षा 8 जो नई एनसीईआरटी है 2023 के संशोधन के बाद जो आई, उसको ओपन करेंगे तो उसका दूसरा चैप्टर जो है वही आपको दिखा देगा कि कितना बदलाव हुआ है। दूसरा चैप्टर है भारत के राजनैतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? इसमें अब बदलाव कैसे-कैसे हैं, चलिए हम बताते हैं। इसमें मुख्य रूप से जब हम पहले का पढ़ते तो इसमें गुलाम वंश या तुगलक वंश या फिर गुलाम वंश, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत, पृथ्वीराज चौहान की हार और फिर उसके बाद यही सब लोधी वंश और यही सब पढ़ने को मिलती है। लेकिन अगर आप नई वाली में देखेंगे तो इसमें बिल्कुल बदलाव हुआ है। इसमें आप उन्हें पढ़ने को पाएँगे जो आपके देश के हैं। जैसे कि थोड़ा ही आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक मैप दिखेगा, उसमें लिखा हुआ है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि दिल्ली सल्तनत 1200 में स्थापित हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में, मेवाड़ 1326 में, दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ, 1398 में पुर्तगालियों का आगमन हुआ, 1498 में। ये पूरा का पूरा उन्होंने एक दिया हुआ है। उसके बाद 1500 का भी दिया हुआ है कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, 1526 में जो युद्ध हुआ, 1560 का युद्ध, हल्दी घाटी 1576, गुरु गोविंद सिंह जी का भी दिया हुआ है, सिख साम्राज्य की स्थापना दी हुई है, दिल्ली पर मराठा नियंत्रण दिया हुआ है, सराय घाट का जो अमोहों का द्वारा मुगलों पर की पराजय है वो दी हुई है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बाद में जोड़ा गया है। आप इसमें देखेंगे तो बहुत कुछ पाएँगे। अब जैसे इसमें सबसे पहले आता है कि जब आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में शुरुआत में ही लिखा है उदय और पतन। मतलब उसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कैसे बता दिया, संक्षिप्त में बताया हुआ है कि कौन-कौन से लोग आए, कौन-कौन से लोगों ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया और उन पर क्या-क्या उनके साथ हुआ। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम दिया हुआ है, तो अलाउद्दीन खिलजी और जो उसके आगे आए तुगलक वंश, दो के दोनों का दिया हुआ है और इनसे कौन लड़ा, इसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। हमारे इतिहास की किताब कक्षा 8 की दूसरा चैप्टर है। फिर आता है अब फिर बारी आती है कि दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध, तो दिल्ली सल्तनत का प्रतिरोध, फिर इसमें आ जाएगा कलिंग के राजा राजा गंग थे पूर्वी राज्य, तो इन सब लोगों का भी इसमें जो है अनुदान दिखाया गया है जो कि पुरानी में नहीं था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा राणा सांगा कुम्भलगढ़ किला, ये ये आप बाबर के टाइम पे देखने को पा जाएंगे।
विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ेंगे, जो कि पुराने में बहुत संक्षिप्त में था लेकिन इसमें है। जबकि कुंभलगढ़ का किला और राणा कुंभा जो हैं, इनके बारे में कोई भी जानकारी आप नहीं पाते हैं उसमें, पुराने वाली इतिहास में। जब नए इतिहास में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के बाद जो अगला दिया हुआ है वो है कृष्णदेव राय। विजयनगर में दिया हुआ है, उसको जो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको मुगल मिलेंगे। मुगल में मिलेगा बाबर। बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध हुआ, उसके बारे में जानकारी दी हुई है। 1526 वो जानकारी पूरी दी हुई है, ठीक है। थोड़ा और आगे जब बढ़ेंगे आप तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बैठा, हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बारे में कैसे हम लोगों को क्या क्या बताया गया और उससे कितना डिफरेंट है, ये आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। कि मैं कुछ लाइनें जो है वो बता रहा हूँ। जैसे कि जब आप अकबर को पढ़ेंगे तो आपकी किताब में बताया गया जो सच्चाई थी कि चित्तौड़गढ़ में जब उसने जीता तो 30,000 नागरिकों का नरसंहार किया। और उस समय जौहर जो चलता था उसमें महिलाएं, अब वहां पर भी जो आप हर जगह दिखाया जाता है कि कुलीन वर्ग जो मतलब शूद्र वर्ग था उसके साथ बहुत ही शोषण करते थे राजपूत, तो उसका भी बताया हुआ है कि महारानियों के साथ कुलीन महिलाओं ने भी जौहर किया। मतलब कुलीन पुरुष मारे जा चुके थे। मतलब राज्य में जब उसने 30,000 लोगों को मरवाया तो उसमें कुलीन पुरुष भी शामिल थे, इसीलिए लोग जो है जौहर हुआ। उसके नीचे आप थोड़ा और आएंगे तो आपको मिल जाएंगे कौन, औरंगजेब। औरंगजेब टाइम के जब जब आप औरंगजेब पढ़ेंगे तो उसमें बताया हुआ कैसे गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या क्या हुआ, ये सब कुछ उसमें बताया हुआ है। कैसे उसने जो है सबको मरवाया, कैसे गुरु नानक साहब और उसके साथ लड़ा कौन कौन। जैसे कि जैसे बताया जाता है कि इतिहास में महिलाओं का कोई योगदान नहीं है, तो इसमें बताया आप पढ़ेंगे रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, ये पढ़ेंगे, राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें सिखों का उदय पढ़ाया गया, जबकि सिखों के 10 गुरुओं का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन उसके बाद भी सिखों को बहुत ही संक्षिप्त स्थान दिया गया था, बहुत ही कम स्थान दिया गया था हमारे इतिहास में। लेकिन इसमें पूरा का पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है सिखों का उदय, उसमें गुरु नानक जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरिगोविंद जी, इन सबका दिया हुआ है। और उसके बाद अलग से हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनके लिए अलग से एक थोड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है कि हाँ कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और कैसे उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया। तो आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है जो कि पुराने वाले में नहीं था। पुराने वाले में सिर्फ तारीफ की गई थी मुगलों की। अगर आपको ये पसंद आया है तो अगले वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद।